हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की इस सीरीज में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, यानी आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी आपके पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस में आए हैं। तो हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन करेंगे, जो आप कह सकते हो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे लॉजिक को ब्रेक करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे कि उसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, 1/x 1 प्लस log x 3 प्लस log x का। तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि दोस्त क्वेश्चन क्या है, सबके सब कैसे हैं, ये इनटू में लिखे हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं। तो दैट मींस हमें इसमें कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें 1 में अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी में वेरिएबल लिखे हैं तो उनको हम सोल्व कर सके। हमारे पास सिंगल क्वांटिटी का तो है 1/x का या 1/1 प्लस x का, इस तरीके से तो है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो तीनों को एक साथ सोल्व कर सके। तो ये तो पक्का हो गया कि हमें इसको किस में करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि क्या और कुछ आसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है और यहाँ x है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्या पता पुट करके सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कुछ ना कुछ इसमें सोल्व हो जाए। तो हमें पता चला, मैंने देखा है कि हाँ log x लिखा हुआ है। तो बच्चों क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं तो देख के कर सकता हूँ। आप जब आज ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आज के बाद इस क्वेश्चन को आप पहचान जाएंगे कि हाँ अगर ये आएगा तो हमें क्या पुट करना है। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्या, log x को क्या मान सकता हूं मैं, t मान रहा हूं। ठीक है, 1 प्लस log x को क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने 1 प्लस log x को माना t तो फिर मैं 3 प्लस log x को कन्वर्ट नहीं कर सकता। बस सोच के देखो, मैं 1 प्लस log x को अगर t मानता हूं तो क्या 3 प्लस log x को कुछ मान पाऊंगा, नहीं मान पाऊंगा, है ना। तो मैं सिर्फ log x को क्या मान रहा हूं, t मान रहा हूं। तो log x को t मानूंगा तो मैंने बताया था जिसको भी हम t मानते हैं उसका फिर हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर dt का भी डिफरेंशिएट करेंगे। log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x इक्वल टू में क्या लिखा है, dt/dx। यहां से हमारे पास dx की वैल्यू आ सकती है, क्या dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ dx जाएगा, x कहां जाएगा, इधर, तो x इंटू dt आएगी या नहीं। तो यहां से हमें dx की वैल्यू मिल गई। मैं दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या log x की वैल्यू भी और dx की वैल्यू भी। इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया है 1/x, x तो ऐसे रहेगा, 1 प्लस, मैंने log x को क्या माना है, t, तो 1 प्लस t, और मैंने यहाँ पे भी 3 प्लस log x को क्या माना है, t, तो यहाँ आ गया, ये कन्वर्ट हो गया। मैंने log x की जगह क्या रख दिया, t रख दिया, इनटू में dx की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, कितनी है, x इंटू dt। यही तो हमारी कैलकुलेशन के बाद आई थी। x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास इंटीग्रेशन चेंज होके आ गया 1 अपॉन, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस t, और यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस t, और साथ में यहाँ क्या चल रहा है अब dt। तो इंटीग्रेशन मेरा जो 3 टर्म्स में था वो 3 टर्म्स से कन्वर्ट होकर कितने में आ गया, 2 टर्म्स में आ गया। तो अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान हो गया, मैं इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता हूं, है ना। चाहता तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास log x की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए मैंने log x को t में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ रहे हो। अब ये क्या है मेरे पास, इससे चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो या नहीं मानो, मैं मान लेता हूं इसको, मैं 1 मान रहा हूं, पार्ट ए मान रहा हूं, इसे इक्वेशन नहीं मानना, मैंने ए मान लिया। अब क्या हो रहा है कि मैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन, यही तो हमारा काम होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जो dt के साथ में जो भी चीज लिखी है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या लिखा है साथ में, 1/1 प्लस t और 3 प्लस t, ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट कर रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट हैं तो इसलिए मेरे पास फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फॉर्मूला। तो मैंने जब स्टार्टिंग कराई थी पार्शियल फ्रैक्शन की तो मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने आपको 4 टाइप के फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उनमें से ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, आप वहां से समझ जाओगे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो a अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस t, उसके बाद प्लस आएगा b अपॉन सेकंड टर्म कितनी है, t 3 प्लस t। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। अब मैं एलसीएम ले सकता हूं यहाँ पर, तो ये टर्म तो ऐसी रहेगी, 1 प्लस टी और 3 प्लस टी, ये तो ऐसी उतर जाएगी। मैं इधर एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस टी और 3 प्लस टी,
मल्टीप्लीकेशन कर दी, क्या होता है रूल कि ये जो 3 प्लस टी है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के साथ, और 1 प्लस टी बी के साथ। तो ए के साथ तो क्या आ जाएगा 3 प्लस टी प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, अब हम ध्यान से देखो तो जो नीचे लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर, ये दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन चेंज होके यहां से आ जाएगा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ क्या बचेगा a 3 प्लस टी और प्लस b 1 प्लस टी। हमारे पास ये बच्चा इक्वेशन को सोल्व होके, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो बच्चे जो नीचे एलसीएम आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो a के साथ जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो ये जो सेम वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी, क्या बची 3 प्लस टी, इसलिए यहाँ 3 प्लस टी बचा, प्लस b के साथ जब ये दोनों टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होंगी तो 3 प्लस टी ये दोनों सेम है, कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 1 प्लस टी, तो इसलिए वो यहाँ बचा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, a और b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ क्या x, अब x नहीं, जो हमारे साथ a के नीचे जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, a के नीचे जो टर्म्स लिखी है उनको हम क्या करते हैं एक एक करके जीरो मानना स्टार्ट करते हैं। तो a के नीचे क्या है 1 प्लस टी, तो सबसे पहले मैंने 1 प्लस टी को क्या मान लिया 0। यहां से t की वैल्यू आ सकती है कितनी, ये 1 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस के 1। तो मैं पुट कर रहा हूं t इज इक्वल टू -1 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, मैं t इज इक्वल टू -1 क्या कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। तो 1 इज इक्वल टू a, 3 तो ऐसे रहेगा, t की जगह क्या रखना है -1, तो t की जगह क्या आ गया माइनस के 1 प्लस b, 1 ऐसे रहेगा, t की जगह क्या रखना है माइनस के 1, ये माइनस के 1 कट जाएंगे, 0 हो गया, तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा 3 में से बन गया 2 प्लस 0। यहाँ से a इज इक्वल टू 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1/2, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो जो a के नीचे रखा था उसको 0 रख दिया था। अब क्या बचा, b के नीचे भी कुछ एक टर्म है, तो अब की बार हम क्या करेंगे, जो b के नीचे जो टर्म है उसको 0 मानेंगे। तो 3 प्लस t इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इधर जाके कितना हो जाएगा -3। इसे कहाँ पुट कर दो, इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे क्या है 3 प्लस टी, तो 3 t की जगह क्या रखना है -3, तो t की जगह क्या रख देंगे -3 प्लस b 1 -3, t की जगह क्या रख दिया -3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गई, ये टर्म 0 बन गई, तो ये तो हो गया 0 प्लस, यहाँ क्या बचा 1 में से 3 गए तो कितने बचे -2। अब ये -2 मल्टीप्लाई में है, नीचे चले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, वो भी कैसा माइनस का। तो यहाँ से मुझे a और b की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब a और b की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूं, मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट कर रहा हूं मैं क्या, a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू -1/2 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से जो 1 में जब मैं पुट करूंगा तो हमारे पास 1 की इक्वेशन क्या है, 1/1 प्लस टी और 3 प्लस टी इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2 1 प्लस टी, 2 तो नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि 1/2 डिवाइड में है ना, प्लस प्लस b की जगह कितना है -1/2, तो मैं b की जगह जब रखूंगा -1/2 तो 2 -1/2 रखेंगे जब, तो यहाँ पे तो क्या लिखा है 3 प्लस टी है ना, ऐसे था। अब क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो ये टर्म तो ऐसी रही 1 प्लस टी और 3 प्लस टी, ये 1/2 1 प्लस टी, ये प्लस माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 2 की किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ जो हमारे साथ टर्म थी। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हुआ कि मैंने सोल्व करा, और जो ये मल्टीप्लाई में जो हमारे पास क्वेश्चन था 1 प्लस टी और 3 प्लस टी, अब ये मल्टीप्लाई से कन्वर्ट होकर किस में आ गया, माइनस में आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन निकाल सके। तो मेरे पास इसलिए ये मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने अलग अलग कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग सेपरेशन बना दिए इसके, जिससे क्या हो सकता है कि मैं इसका निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन, अब इसका भी निकाल सकता हूँ। तो हमने क्या करा है, जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन था इस प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब मैं इस टर्म की जगह 1/1 प्लस टी 3 प्लस टी, इस टर्म की जगह
क्या लिख सकता हूँ 1/2 1 प्लस टी माइनस 1/2 3 प्लस टी। तो मैं यही कर रहा हूं, मैं इस टर्म की जगह पर अब क्या रख सकता हूं, ये टर्म रखूंगा जो आई है। ध्यान से देखो ये जो टर्म है यही तो लिखी है, तो मैं इसकी जगह पर अब क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। तो मैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में इस टर्म की जगह पर ये दोनों टर्म रख रहा हूं। ठीक है, तो करते हैं, क्वेश्चन सोल्व होने वाला है बस। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कन्वर्ट होके आ जाएगा क्या, कि ये जो टर्म थी इस टर्म की जगह क्या रख रहे हैं ये, तो 1/2 1 प्लस टी, ठीक है, माइनस 1/2 3 प्लस टी, और साथ में क्या चल रहा है डी टी। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो मैं दोनों का सेपरेशन अलग कर देता हूं, दोनों का इंटीग्रेशन। तो 1/2 1 प्लस टी डी टी माइनस 1/2 3 प्लस टी डी टी, अलग अलग कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अलग कर दिया तो हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। देखो ये जो 2 है कांस्टेंट है, तो मैंने इसको कहां रख दिया, बाहर। ये 2 है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी कहां रख दिया, बाहर। हम जानते हैं क्या, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ये हमने पढ़ा है। लेकिन हमारे पास देखो x की जगह क्या लिखा है, 1 प्लस टी लिखा है। ऐसा कर सकते हो कि 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है log t। अगर टी में क्वेश्चन चल रहा है ना, इसलिए मैंने टी में लिख दिया। तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, 1/x का dx का 1/t dt का कितना होता है log t। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो 1 प्लस टी लिखा है, ठीक है, मैंने मान लिया भाई यहाँ क्या लिखा है, टी लिखा है। मैंने 1 मिनट के लिए यहाँ पे 1 प्लस टी की जगह मैंने सोचा, दिमाग लगाया और मैंने देखा यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो अब तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, 1/t dt का फॉर्मूला क्या होता है, log t, log t। सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो आगे भी इसके भी करते हैं हाथों हाथ। तो 1/2 ऐसे यही रहेगा, ऐसे इसको भी मैंने 3 प्लस टी ना देख के मैंने सोचा ये तो टी लिखा हुआ है, ऐसे मैंने मान लिया कि टी लिखा हुआ है। तो अब भी मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, 1/t dt का क्या होता है, log, क्या होता है 1/t का log t होता है। अब सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे याद आया कि यार मैंने तो कुछ गलत मान लिया, यहाँ पे तो टी था ही नहीं, यहाँ तो क्या था 1 प्लस टी था, और यहाँ पे टी नहीं था भाई, यहाँ पे क्या था 3 प्लस टी था। अब गलती हो गई तो कोई बात नहीं ना भाई, पहले टी लिखा था तो मैंने यहाँ टी लिख दिया, अब 1 प्लस टी लिखा है तो मैं यहाँ पे 1 प्लस टी लिख दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है, अब भी फॉर्मूला वही रहेगा। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने 1 प्लस टी को टी मान के कर लिया, कि भाई टी मान के करा कि ये आ गया। अब सही है, तो मैंने सोचा पहले टी लिखा था, टी लिख लिया, लेकिन अब जो लिखा है मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, तो 1 प्लस टी हो गया है। तो ऐसा मान के हम कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आपने माना है 1 प्लस टी माना है ना, तो ये जो माना है जिसको आपने यहाँ पे x मान के करा है उसका डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएट कितना होता है 0, और t का कितना होता है 1, x का कितना होता है 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1। तो जो डिफरेंशिएट आपका आया है वो कहाँ रख दो, डिवाइड में। तो इसके नीचे भी 1 आ जाएगा और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा। तो 1 से अगर डिवाइड करें तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, और जब भी इंटीग्रेशन हट जाता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट c। तो यहां से देखो 1/2 मैंने कॉमन लिया क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ क्या बचा log 1 प्लस टी माइनस log 3 प्लस टी, और ये प्लस सी साथ में चल रहा है। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला और समझाया था आपको, क्या कि अगर हमारे पास log m माइनस log n ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। ये मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाया है। तो देखो m की जगह ये 1 प्लस टी है, n की जगह 3 प्लस टी है, तो log m माइनस log n फॉर्मूला बन रहा है, यानी इस टर्म की जगह इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो ये लगा देंगे, क्या आएगा log m अपॉन n। तो m की जगह तो क्या लिखा है 1 प्लस टी है ना, अपॉन n की जगह क्या लिखा है 3 प्लस टी और प्लस सी। अब आप सोचोगे ये तो आंसर है, नहीं, क्वेश्चन हमें x में दिया गया था, आंसर आया है t में, तो हमें आंसर भी किस में देना है, x में देना है। तो मैंने t किसको माना था, log x को, तो मैं t की जगह क्या रख सकता हूं, log x। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, t की जगह मैंने क्या रखना है log x, तो 1 प्लस log x अपॉन 3 प्लस log x प्लस c। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये लेंथी क्वेश्चन है, मतलब इनसे ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, ये सबसे हैवी क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना।
अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। जब आप पेपर में करोगे तो आप कुछ चीजें क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लाइनें कम कर सकते हो। जैसे मैंने ये जो पार्ट इतना डिटेल में बताया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई हमें पता है log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, dt/dx होता है। मतलब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो अगर आपको पता है। उसके बाद ये हो गया, सब चीजें हो गई। यहाँ पे जो मैंने ये चीज लिखी है इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ये लिख के दिखा रहे हो कि हमने एलसीएम लिया है, नहीं। आप ये लाइन के बाद आपको पता है कि ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। आपको इतना पता है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस की है, तो ये लाइन ना लिख के आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाली टर्म तो कटेंगी, कैंसिल होनी है, ये तो इसके साथ कैंसिल हो ही जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो मैं क्यों लिखूं इसको, मैं डायरेक्ट यहाँ ना लिखूं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हमें पता है कि 1 + t को हमें पुट करना है, तो t = -1 डायरेक्ट लिखो ना कि t = -1 रखने पर, क्योंकि हमें पता है जब 1 + t को 0 रखेंगे तो 1 तो इधर जाना ही जाना है ना, तो हमें पता है कि इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहीं से पता चल गया कि जब मैं 1 + t को 0 रखूंगा तो 1 तो t तो यही रहेगा, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t = -1 रख दो हाथ डायरेक्ट, समझ रहे हो। ये रखने पर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हर चीज दिखाओ, आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे रखूंगा भी, देखो 1 + t का मतलब क्या है, एक चीज और बता देता हूँ। जिस भी वेरिएबल को आप 0 मान रहे हो, जिस भी टर्म को आपने 0 माना है, तो समझ लेना कि ये टर्म जिसके साथ आ रही होगी वो टर्म 0 बनेगी, पक्का बनेगी, है ना। तो 1 + t को मैंने 0 रखा है, 1 + t को 0 माना है, तो जिसके साथ भी 1 + t लिखा होगा, जिस भी कांस्टेंट के साथ 1 + t लिखा होगा वो टर्म 0 बन जाएगी। तो 1 + t किसके साथ लिखा है, b के साथ लिखा है, तो सीधी सी बात है b के साथ लिखा है तो ये टर्म 0 बननी है। तो मैं इसको क्यों उतारूं, मैं इसको उतारने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट a में रखो ना, बस इसको रहने दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। इसी तरीके से जब हमने 3 + t रखा है, 3 + t को 0 माना, तो सीधी सी बात है कि 3 + t जिस भी कांस्टेंट के साथ होगा वो 0 बनेगा। तो किसके साथ है, a के साथ है, तो a के साथ है, जिसका मतलब a वाली टर्म तो 0 बननी है, तो मैं a को क्यों रख रहा हूं, डायरेक्ट b को ना रखूं। तो ये चीजें हैं बच्चों जो आपको कैलकुलेशन से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, है ना। a और b की वैल्यू पुट कर दी, हमें पता है a और b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में आई है तो माइनस प्लस माइनस होना है, तो मैं यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखूं, डायरेक्ट ये वाली लाइन नहीं लिखूं, कि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पे 1/2 रखूंगा b की जगह, तो b की जगह 1 तो ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, यहाँ जैसे ये आया है, और क्योंकि माइनस का है तो माइनस यहाँ आ जाएगा आगे, जैसे ये आया है, तो मैं ये क्यों लिखूं, डायरेक्ट ये वाली लाइन नहीं लिखूं। ये है लाइनें कम करना, टाइम बचाना अपना। तो ये कब आएंगी, प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कैलकुलेशन कहां पर बचानी है। जितनी कैलकुलेशन आप बचा सकते हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, आंसर। आंसर अगर गलत आता है तब वो बीच का पार्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारा आंसर ही सही आया है तो फिर बीच का पार्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर निकालना है, सॉल्यूशन। हमें इसका क्या करना है, आंसर निकालना है, तो यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास, 1/x × x⁴ + 1 dx का इंटीग्रेशन हमें बताना है। तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो सीधी सी बात है पार्शियल फ्रैक्शन यूज होना है ना। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्या मैं सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट मान सकते हो क्या कि 1/x प्लस, मतलब क्या मान सकते हो कि 1/x x⁴ + 1, और इसको हम मान सकते हैं 1/x इस तरीके से। लेकिन उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ध्यान लगाया कि क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मैं अगर मैं x⁴ को t मानूं तो x⁴ का जो डिफरेंशिएट आता है वो आता है 3x⁴, है ना, एक पावर कम आती है, तो 3x⁴ ऊपर आएगा, 3x⁴ ऊपर आएगा, नीचे एक x है, क्या कह रहा हूं, ऊपर क्या आएगा 3x⁴ आएगा, नीचे x लिखा है और ये तो t बन जाएगा। तो यहां से एक पावर कैंसिल हो सकती है लेकिन फिर भी 3x⁴ बचेगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ऊपर जो है, नीचे जो है ये x⁴ क्या बन जाए, 3 बन जाए, x⁴ क्या बन जाए, 3 बन जाए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। कैसे, मैं ऊपर x⁴ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर अगर मैं ऊपर x⁴ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सीधी सी बात है बच्चों कि मुझे नीचे भी x⁴ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x⁴ से जब मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना, ऊपर x⁴ से मल्टीप्लाई करा है, नीचे भी x⁴ से मल्टीप्लाई करा है, और क्वेश्चन क्या था, x × x⁴ + 1,
मैंने क्वेश्चन में अभी कोई चेंज नहीं किया। क्यों? ध्यान से देखो, ये x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन में चेंज आया नहीं, क्वेश्चन तो मेरा यही रह गया ना। तो मैंने सिर्फ क्या करा है, x की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और x की पावर 3 से मैंने नीचे डिवाइड किया, तो क्वेश्चन मेरा वही रहा। लेकिन मेरे पास अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया, क्या कि ऊपर तो x की पावर 3 है, इस x की पावर 3 की जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 4, और अंदर क्या लिखा है, x की पावर 4 प्लस 1, और साथ में क्या चल रहा है, d है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं या लेट कर रहा हूं। मैंने माना क्या कि x की पावर 4 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया t, ये मैंने माना है। तो मैंने बताया था जिसको मानते हैं उसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो x की पावर 4 का भी डिफरेंशिएट करेंगे और हम t का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x की पावर 4 का डिफरेंशिएट फॉर्मूला जो होता है वो होता है x की पावर n d अपॉन dx। x की पावर n का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ x की पावर n लिखा है, यहाँ x की पावर कितनी है, 4, तो x की पावर 4 का कितना हो जाएगा, भाई 4 तो आगे आ जाएगा क्योंकि n आगे लिखा है, x 4 माइनस 1 का कितना होता है, 3, तो कितना आ गया, 4x की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आ गया, 4x की पावर 3, और सामने क्या चल रहा है, dt अपॉन dx। यहां से देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की पावर 3 dx, तो यहां से x की पावर 3 तो मैंने ऐसे रहने दिया, और dx को मैं सामने से नीचे से कहां गया, ऊपर। यहां से जो 4 था वो कहां पहुंच जाएगा, नीचे, तो ये आ गया। यहां से मुझे मिल गई x की पावर 3 dx की वैल्यू, मिल गई या नहीं, ठीक है। अब मैं इसको देखो पुट करूंगा किसमें, अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, हमने क्या करा है, ये x की पावर 3 ऐसी रहेगा, नहीं, x की पावर 3 dx, dx इसके साथ लिख दूं, कोई दिक्कत कोई है, लिख सकता हूं। तो x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx, इसकी जगह क्या रख सकता हूं, dt अपॉन 4 रख सकते हैं। और यहाँ पे x की पावर 3 है लिखा हुआ, ये x की पावर 4 लिखा हुआ है, x की पावर 4 को हमने क्या माना है, t, तो x की पावर 4 की जगह क्या आ गया, t, और अंदर क्या बचा, t प्लस 1। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए, इसमें से 4 जो है वो कांस्टेंट है, तो मैंने 4 कहां रख दिया, बाहर। अंदर क्या बचा, dt अपॉन t प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास, मैं इसको ए पार्ट मान रहा हूं, मान नहीं सकते वैसे तो, लेकिन मैं मान रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमने ए पार्ट मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं, मतलब मेरा कहना ये नहीं था। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखिए क्या है ये, t प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए मुझे इस प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास है क्या, मैंने बताया था dt के साथ जो कुछ भी लिखा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो dt के साथ या क्या है, 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो 1 है, और नीचे क्या है, t प्लस 1, ठीक है। ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, a अपॉन पहली टर्म प्लस b अपॉन सेकंड टर्म। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान ली मैंने, 1 मान ली, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं मैंने भी बताया था लाइन कम कर सकते हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी, और तो ये नीचे वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा 1 इक्वल टू a के साथ क्या आएगा, a के साथ आएगी ये टर्म, तो t प्लस 1 प्लस b के साथ क्या आएगी, ये वाली टर्म, तो ये आ गई ये, इक्वेशन नंबर 2 हो गई या नहीं लाइन कम। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था कि जो भी a के साथ जो लिखा है नीचे और b के जो नीचे लिखा है उसको एक एक करके 0 रखते हैं। तो पहले क्या है t, तो मैं पुट कर रहा हूं क्या, t इज इक्वल टू 0 किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, कौन सी है ये, तो 1 इज इक्वल टू, सिर्फ t था इसलिए t इज इक्वल टू डायरेक्ट रखेंगे, तो a, तो जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 प्लस 1 प्लस b के साथ क्या है t, तो t को क्या रख दिया 0, तो ये तो खत्म हो गई, 0 हो गई, यहाँ क्या आ गया 1, तो मेरे पास a इज इक्वल टू कितना आ चुका है 1। अब मैं पुट करूंगा क्या, b के साथ क्या, b के नीचे क्या लिखा है t प्लस 1, तो t प्लस 1 को क्या मानेंगे 0, तो 1 जो है इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस के 1, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में। अब मैंने बताया था कि जहां पर भी ये t प्लस 1 लिखा होगा वो टर्म 0 बनेगी, तो a वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, कैसे हो रही है फिर मैं तो आपको करके बता रहा हूं। मैं t की जगह क्या रखूंगा -1 प्लस 1 पहले से है साथ में, प्लस b
टी की जगह क्या रखेंगे -1, -1 से -1 खत्म हुआ, क्या बचा 0, तो 1 इज इक्वल टू ए के साथ क्या आ गया 0 प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो गया बी, ये टर्म तो खत्म हो गई, तो b इज इक्वल टू बी इधर आके कैसा हो गया प्लस का, 1 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास b इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर b1 में पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जो माना था आपने t प्लस 1, वो कितना आ जाएगा, a आएगा 1/t माइनस हो जाएगा, आगे कॉमन आ जाएगा 1/1 प्लस t। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ प्लस था और b की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो माइनस कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस कहाँ आया आगे। अब मेरे पास क्या हुआ है कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन था ये, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अब ये तो मेरे पे जो इक्वेशन मैंने a मानी थी, तो 1/t प्लस 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, t प्लस 1 की जगह क्या रख सकता हूँ 1/t माइनस 1/1 प्लस t। तो मैं इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता हूँ अब इसमें, तो कन्वर्ट कर रहा हूँ कैसे, मैं 1/4 तो कॉमन था तो मैंने बाहर रखा है, 1/t 1 प्लस t की जगह क्या रख सकता हूँ 1/t माइनस 1/1 प्लस t, और साथ में क्या है dx नहीं है dt, ठीक है, साथ में क्या है dt, मान सकते हैं। अब मैं देखो इसको सोल्व करूंगा, तो बच्चों मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, मैं बार बार क्यों सोल्व करूं, ठीक है, तो मैंने 1/4 तो मैंने ऐसे रखा। अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आई होप अब मुझे थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए, तो मैं अब देखो यहाँ डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन करके दिखाता था हर बार, तो इस बार अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन को यही सोल्व करूंगा डायरेक्ट। कैसे, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी इसके साथ भी होगी, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t होता है, ये हमने पढ़ा है, अब ये भी मैंने बताया था, है ना, माइनस बीच में माइनस था तो माइनस आ गया, 1/t इसको मैं t मान लूंगा जैसा अभी भी मैंने माना था, तो इसका भी क्या बन जाएगा log t, लेकिन t की जगह क्या लिखा है 1 प्लस t, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया और बाहर कांस्टेंट आ जाएगा एक c नाम से, ठीक है। तो दो लाइन बढ़ानी है जो हम यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमें पता है क्या कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, तो ये m मान है लग रहा है, log m लिखा है, ये माइनस ये log n लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये कैसे 1/4 log m की जगह क्या लिखा है यहाँ पर t माइनस n की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 1 प्लस t, तो ये मेरा फॉर्मूला बन सकता था। लेकिन अभी आंसर t में आ रहा है, क्वेश्चन किस में है x में है, तो मैं t की जगह क्या रखूंगा, t किसको माना है मैंने, t माना है मैंने इसको, x की पावर 4 को क्या माना था t, तो इसलिए t की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर x की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 और साथ में प्लस c, ये इसका क्या है आंसर, इंटीग्रेशन सोल्व होकर हमारा ये आएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/sin x प्लस sin 2x dx का। इसका कोई हमारे फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास कि दो टर्म एक साथ प्लस में लिखी हो तो इसको हम कुछ कर सकें, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस टर्म में लेकर आना है जिसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकें। तो देखो मैं फॉर्मूला रख रहा हूं क्या 1/sin x तो ऐसे ही है, जहां भी sin 2x लिखा आ जाए इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला सोल्व होना है, क्या कि हम जानते हैं कि sin 2x का एक फॉर्मूला होता है, sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूं प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin x इंटू cos x, और साथ में क्या चल रहा है dx। इसमें अगर ध्यान से देखो तो sin x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैंने क्या करा sin x कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 cos x, और साथ में क्या चल रहा है dx। अब आप सोचो कि यार हाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं तो सब्स्टिट्यूट करके कहीं ना कहीं सोल्व हो सकता है, तो मैं अगर आपके हिसाब से बता रहा हूं कि अगर देखो करके देखते हैं कि अगर मैं इस टर्म को 1 प्लस 2 cos x को मैं क्या मान लूं t मान लूं तो क्या सोल्व हो सकता है, तो करके देखते हैं। देखो 1 प्लस 2 cos x को मैंने क्या मान लिया t मान लिया, ठीक है, तो ये पूरी टर्म t हो जाएगी, जिसको हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसका तो कितना होता है 0 1 का प्लस
टू cos x का कितना होता है sin x होता है, cos x का कितना होता है माइनस के sin x, और सामने क्या आएगा dt अपॉन dx। यहाँ क्या बन गया माइनस के 2 sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, क्योंकि मुझे जब मैं t में कन्वर्ट करता था तो मुझे dx की जगह भी क्या करना था dt करना होता है, तो dx की वैल्यू निकालूंगा, तो dx की जब वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितनी आएगी, dx तो नीचे है तो ऊपर पहुंच गया, और ये 2 sin x कहाँ गया नीचे, आएगा या नहीं, तो 2 sin x कहाँ गया नीचे, ये मल्टीप्लिकेशन में था नीचे आ गया, और dx कहाँ पहुंच गया, dx की जगह पे क्या आ गया 2 sin x। तो मुझे इस क्वेश्चन में पुट करके दिखा रहा हूं आपको क्या होगा, देखो 1 अपॉन sin x तो ऐसे रहेगा, 1 प्लस 2 cos x को आपने क्या माना है t, तो इसकी जगह t आ गया, इनटू dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा dt अपॉन 2 sin x माइनस के। लेकिन गलती कहाँ है, गड़बड़ कहाँ हो गई है कि t में तो आ गया है लेकिन साथ में x वाली टर्म भी चल रही है, क्योंकि नीचे साइन है ये भी साइन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। कायदे में साइन कहाँ आना चाहिए था ऊपर, ऊपर आता तो ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाते, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था कि यार अब तो पुट करके हो जाएगा, नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ आके उलझेगा, क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स जो आ रहा है वो कैंसिल नहीं हो रहा है बल्कि एक और बढ़ गया है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में साइन एक्स ऊपर नहीं आ रहा है नीचे आ रहा है डीएक्स की में, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सोल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करी है, ऊपर मल्टीप्लाई की, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करी है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो साइन एक्स है ना, एक तो पहले से था और एक मैंने लिख दिया अभी एक और, ऐसा समझ सकते हो, मैंने साइन एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो नीचे डिवाइड कर दी, और ये साइन एक्स पहले से था, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस 2 cos x, और सामने क्या चल रहा है dx, ठीक है। ये साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन वही लौट के आ जाएगा, कोई चेंज नहीं पड़ा। अब मुझे पता है कि ऊपर तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, नीचे साइन एक्स और साइन एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये साथ में क्या चल रहा है 1 प्लस 2 cos x, और साथ में dx। आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं साइन की वैल्यू निकालता हूं अगर, तो क्या होगा, कोस जो है इधर चला जाएगा, कोस कहाँ पहुंच गया इधर, तो यहां से चलो निकाल देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ऐसे रहेगा, कोस इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के कोस स्क्वायर, सही है। यहां पुट कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, ऊपर साइन एक्स तो ऐसे रहा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये टर्म बन गई, और साथ में 1 प्लस 2 cos x पहले से चल रहा है, ये क्या आ गया यहाँ पे dx। अब एक और फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, पढ़ा है या नहीं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। तो मैं इसको भी अप्लाई कर रहा हूं, देखो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, 1 का स्क्वायर कुछ भी लिख दो 1 ही आना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, तो एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फिर से, क्या साइन एक्स अपॉन dx भी चल रहा है, एक बार ऊपर प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो एक बार प्लस करेंगे तो 1 प्लस cos x आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो 1 माइनस cos x आएगा, और साथ में ये टर्म पहले से चल रही है 1 प्लस 2 cos x, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है नीचे कोस कोस है और ऊपर साइन है, तो अब अगर नीचे कोस कोस लिखे हैं तो मैं जब नीचे किसी भी कोस को पुट करूंगा तो ऊपर वाला साइन कैंसिल होना ही होना है, कैसे, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ cos x को क्या माना है t, ये ध्यान रखना, मैंने 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया कि 1 प्लस cos x को t मानता हूं तो बच्चों सिर्फ यही t बनेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 माइनस है और यहाँ 1 प्लस 2 cos है, तो क्या इसकी जगह पुट कर पाऊंगा, नहीं, तो वो सिर्फ इसकी जगह पे जाएगा। लेकिन अगर मैंने cos x को t माना है तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ cos x की जगह t, यहाँ भी t रख सकता हूँ और यहाँ भी t रख सकता हूँ, तो नीचे जो लाइन है डिनोमिनेटर है उसमें सब में cos x हट के क्या आ जाएगा t आ जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ cos x को t माना है। तो जब जिसको हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करना होता है, तो जब इसका डिफरेंशिएट किसका cos x का तो करेंगे, और उसके साथ फिर किसका करेंगे dt का भी करेंगे, तो यहां से cos x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है माइनस के sin x, ओके, और साथ में क्या है dx है, तो dx ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो चला गया dx इज इक्वल टू क्या बचा dt, ठीक है। मैं दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना कैसे हो रही है, तो इंटीग्रेशन चेंज होके आ जाएगा हमारे पास, मैं एक्सचेंज कर रहा हूं क्या, ये माइनस जो है मैं कहां पहुंचा दिया नीचे, माइनस के पहुंचा सकता हूं ना,
तो अब देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ये लिखे ना दोनों। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, डी टी अपॉन माइनस के वन, तो यानी माइनस के डी टी रख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। यानी ऊपर दोनों जो लिखे थे साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस डी टी। नीचे कोस एक्स की जगह क्या रखना है, टी, तो नीचे क्या बनेगा, वन प्लस टी, वन माइनस टी, वन प्लस टू टी। यहां में सब जगह मैंने cos की जगह t रख दिया, यहाँ भी cos की जगह t रख दिया और यहाँ भी cos की जगह t रख दिया। अब देखो मेरा फ्रैक्शन जो इंटीग्रेशन है वो किस में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से पहले इसको फाइंड आउट करूंगा। तो मैं लगा रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन, क्या कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में, या प्रॉपर फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। कैसे कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसे लिख लो, तो वन प्लस टी, वन माइनस टी, वन प्लस टी। मैंने बताया था कि डी टी इंटीग्रेशन के अलावा जो भी साथ में दिया गया है तो उसको क्या मान लेते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन मान लेते हैं। तो इसके साथ वन लिखा था, है ना, और यहाँ क्या चल रहा है, डी टी, माइनस कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर रख दिया। तो वन अपॉन वन प्लस टी, ये सब क्या है, डी टी के साथ जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने यहाँ रख दिया, ये किसको इक्वल बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन के। तो वन ए अपॉन पहली टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म प्लस सी अपॉन थर्ड टर्म। अगर जितनी टर्म होती है उतने हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा पुट। मैं पहली टर्म, क्योंकि मैंने बताया था तीनों टर्म को एक करके जीरो रखेंगे, तो मैं सिर्फ पहली टर्म, तो मैं वन प्लस टी को क्या मान रहा हूं, जीरो, वन प्लस टी को जीरो। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के वन। किसमें पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर वन में, यही पुट कर रहा हूं। ठीक है, क्या होगा, चलो थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या मुझे पता है कि तीनों का एलसीएम लूंगा, तो ये नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो मैं एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूं, क्या कि वन प्लस टी थी, नीचे क्या आएंगी, ये तीनों टर्म आएंगी, नीचे जो आती तीनों टर्म आती, इसका एलसीएम का मतलब होता है कि तीनों टर्म की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो जब मैं ए में तीनों टर्म की मल्टीप्लाई करूंगा तो वन प्लस टी से वन प्लस टी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, वन माइनस टी, वन प्लस टू टी प्लस बी के नीचे क्या है, वन माइनस टी, तो वन माइनस टी वाली टर्म खत्म हो जाएगी, साथ में दोनों टर्म आएंगी, वन प्लस टी, वन प्लस टू टी। इसी तरीके से सी के नीचे क्या है, वन प्लस टू टी, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म आएंगी, तो वन प्लस टी, वन माइनस टी। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2। ठीक है, तो थोड़ा डायरेक्ट करना सीखेंगे बच्चों, जब भी आगे चीजें बढ़ेंगी, नहीं तो फिर वहीं तक सीमित रह जाओगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो इससे पहला वाला क्वेश्चन देखना, वो मैंने डिटेल में समझाएंगे, तो वहां से पता चल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन कराया है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब पुट कर रहा हूं कि वन प्लस टी, मैंने बताया था जो भी नीचे लिखा होता है उन्हें एक एक करके जीरो रखेंगे। तो वन प्लस टी को मैंने क्या माना, जीरो, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के वन। अभी मैंने एक चीज और बताई थी कि ये टर्म, क्योंकि मैंने क्या करा है कि वन प्लस टी जहां भी लिखा होगा उसे क्या लिख दो, जीरो लिख दो। वन प्लस टी जहां भी लिखा है उसे क्या लिख दो, जीरो रख दो। तो जहां पे यहाँ पर वन प्लस टी होगा मैं वहां पे उसको क्या रख दूंगा, जीरो रख दूंगा। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो वन इज इक्वल टू, इसमें वन प्लस टी आ रहा है नहीं, तो यहाँ तो नहीं रख सकता, यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन, एक माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस वन, यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, और टू टी की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वही आना है प्लस। इसमें वन प्लस टी की टर्म है ना, तो मैंने क्या कहा, जहां पे वन प्लस टी दिखाई दे वहां क्या रख दो, जीरो। तो ये तो पूरा क्या बन गया, जीरो, क्योंकि जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, जीरो प्लस। इसमें भी वन प्लस टी है, तो यहाँ इस वन प्लस टी के क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, और जीरो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो। आसान हो गई चीजें। उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म जीरो हो गई। यहाँ देखते हैं, वन इज इक्वल टू ए, वन प्लस वन कितना होता है, टू, और वन में से टू जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के वन। तो यहां से बच्चों a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस का वन है तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, और टू है तो टू कहां पहुंच जाएगा, नीचे, तो वन अपॉन टू, और ये माइनस क्या है, साथ में है, तो इसलिए इसके साथ ही नीचे पहुंच जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन टू माइनस के। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे b के नीचे जो टर्म है उसको जीरो, तो वन माइनस टी को क्या मान लो, जीरो। यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, वन, क्योंकि माइनस के वन है, इधर जाके प्लस का।
अब इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी इक्वेशन नंबर 2 में आपको 1 माइनस टी दिखाई दे वहां उसको जीरो में रख दो बिना कुछ समझे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। तो इसमें देखो ए के साथ देखो 1 माइनस टी आ रहा है, तो जहां भी 1 माइनस टी दिखाई दे उसे क्या रख दो जीरो, तो ये तो पूरी टर्म क्या बन गई जीरो, प्लस इसमें भी वही, इसमें नहीं आ रहा लेकिन इसमें तो 1 माइनस टी आ रहा है, तो पहले इसको रखते हैं। यहाँ पे 1 माइनस टी नहीं है, तो यहाँ पे हमें टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो टी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 माइनस टी आ रहा है, तो इसलिए ये टर्म क्या बन जाएगी, यहां से b की वैल्यू आ सकती है कितनी, 2 3 से कितने होते हैं 6, 6 कहां पहुंच जाएगा नीचे, तो 1/6, b की वैल्यू 1/6। अब आते हैं बच्चों लास्ट क्या, कि c के नीचे जो लिखा है उसे क्या रख दो जीरो रख दो, ठीक है, तो 1 प्लस 2t जो है वो क्या बन गया जीरो, यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 इधर जाके कैसा हो गया माइनस का, 2 जो है वो कहां पहुंच जाएगा नीचे, तो इसलिए कितना आ गया 1/2 माइनस का, रख दो, यहां तो 1 है, ए के साथ देखो 1 प्लस 2t वाली टर्म आ रही है, तो ये टर्म जहां भी दिखाई दे उसे क्या मान लो जीरो, तो इसलिए जब 1 प्लस 2t को मैं क्या रख दूंगा जीरो, तो ये टर्म खत्म हो गई। यहां भी 1 प्लस 2t आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या बन गया जीरो, प्लस सी में नहीं है, तो सी में t की वैल्यू रखेंगे क्या 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस t था, t की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2, तो मैंने रख दी 1/2, वहां क्या है 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी की रख दी मैंने 1/2, इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहां तो 1 बचा, सी बचा 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ, है ना, और 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, यहां से 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर तो आएगा 3 और नीचे आएगा 4, यहाँ आ गया 1, तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आई, यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो 4/3, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो अब a b c की वैल्यू कहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा, हमारा इंटीग्रेशन जो है ये, यानी ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ आ गया ये, तो इस टर्म की जगह क्या रख सकता हूँ ये, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो कितनी डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 लाइनें बचा रहा हूँ आपकी, क्या कि पहले हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगी, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, और फिर जो टर्म आई है यानी इस टर्म की जगह हम ये रखेंगे यहाँ पर, तो इस टर्म की जगह ये टर्म ये लिखी है, इसकी जगह क्या रखेंगे ये, तो मैं 2 बार क्यों लिखूं, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ही ना रखूं, तो मैं इंटीग्रेशन में रख रहा हूँ डायरेक्ट, कैसे 1/1 नहीं, ये 1/1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 प्लस 2t, इसकी जगह क्या रखना है ये, और यहाँ पे भी क्या रखनी है ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस के, तो माइनस के 1/2 और साथ में क्या है 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/6, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 1/6 1 माइनस टी, c की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे 4/3 1 प्लस 2t, और साथ में क्या चलेगा यहाँ पर dt, तो मैंने 2 लाइनें बचाई हैं बच्चों आपकी, कि आपको ए बी सी की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती, लाइन बनती, इक्वेशन बनती, फिर उसकी जगह यहाँ रखते, तो डायरेक्ट क्यों ना रखूं मैं, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करूं, है ना, नहीं समझ में आया, तो फिर से वही है कि अभी अभी जो क्वेश्चन किए हैं मैंने, पिछले अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं वो सब मैंने इलेबोरेट ही किए हैं, तो अगर आपको कहाँ से समझ में नहीं आया भाई कैसे हुआ है, तो कुछ नहीं करना आपको, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखोगे पहले, तो यही जो आएगा, उसके बाद ये जो पार्ट है यही तो था, तो फिर इस पार्ट की जगह यहाँ जो ये पार्ट ये रखना है, तो फिर वो यहाँ उठा के रख देना, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, फिर से हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन और dx का कितना होता है log x होता है ना, अब मैं कई बार बता चुका हूं, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो कैसे, कि 1/2 तो कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर लिया माइनस का, ठीक है, हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, और x की जगह क्या रखा है 1 प्लस t रखा है, ओके, प्लस, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएट है वो 1 आता है, और नीचे 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद ये 1/6 कांस्टेंट है, ठीक है, 1/t माइनस का कितना होता है, ये भी 1/x का कितना होता है log x, इसको मैंने x मान लिया। अब वही है कि जब मैं 1 माइनस टी का डिफरेंशिएट करूंगा, तो 1 का कितना होता है 0, लेकिन t का कितना होता है 1,
तो 0 में से 1 गया तो कितना बचा, -1। तो जो डिफरेंशिएट आता है उसे कहाँ रखते हैं, नीचे, तो यहाँ आ गया -1 प्लस 4/3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, इसका बनेगा log 1 + 2t, ठीक है, 1 + 2t। अब 1 + 2t जो कि बना है ये 1 + 2t, मैंने बताया था 1 + 2t का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का कितना होता है 0 और 2t का 2 तो ऐसे रहेगा, t का 1 होता है, तो कितना आ गया 2 1 + 2 × 1 कितना होता है 2, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आया 2। तो जो भी डिफरेंशिएट आता है उसे कहाँ रखते हैं, नीचे, तो इसलिए यहाँ का आ गया 2 आ गया। इंटीग्रेशन हट चुका है तो इसलिए एक साथ में आएगा कांस्टेंट c। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं एडजस्ट, कैसे, 2 की जब इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4। तो देखो ध्यान से, ये टर्म क्या बनी, -1/2 log 1 + t, ठीक है, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया -1/6 log 1 - t, ओके, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2/3 log 1 + 2t और साथ में c। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं हम, कैसे, माइनस वाली टर्म बाद को रख लो, प्लस वाली टर्म पहले रख लो, और क्या करो साथ में t की जगह क्या रख दो, t हमने किसको माना था, t हमने माना था cos x को, है ना, तो t की जगह क्या रख देंगे cos x। तो बस मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूं, ये प्लस की टर्म है, इसे मैं आगे लिख सकता हूं, तो मैंने इसको आगे लिख दिया 2/3 log, है ना, 1 + 2 और t किसको माना था मैंने cos x को, तो मैंने cos x, ये टर्म माइनस की है तो इसके लिए अब इसके बाद ये आ गई -1/2 log 1 + t की जगह क्या रख दिया cos x, ठीक है। अब ये टर्म बची तो -1/6 log 1 - cos x, सही है, तीनों टर्म हो गई और साथ में क्या चल रहा है c, कांस्टेंट c। बस यही तो इसका क्या बनेगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से की होगी तो आप शॉर्ट लाइनें कुछ कम कर लेना कैलकुलेशन में, वरना बच्चों कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे डिटेल में मैंने समझाया है वैसे वैसे आप करना, गलत करने से अच्छा है कम से कम सही तो करना है, तो 1 मिनट फालतू लग जाए वाले से हमारा, है ना। तो आज जो मैंने आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन कराए हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन के वो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर इनमें सब वे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपरों में आए हैं, ठीक है। तो आज पार्शियल फ्रैक्शन हम खत्म करते हैं, अब कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।